मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? अध्याय 4 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारतीय जनजीवन के कृषि, वन, शिक्षा, दस्तकारी, शिल्प आदि क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण सन 1765 से 1856 के बीच भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विद्रोह हुए। इनमें से सन्यासी, बहावी, पोलीगर, संथाल, मोपला के विद्रोह प्रमुख हैं। ये विद्रोह संगठन असंगठित एवं सीमित क्षेत्रों में थे, इसलिए अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना द्वारा उन्हें आसानी से कुचल दिया गया। 1857 में जो विद्रोह हुआ वह नियोजित एवं व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें ज़्यादातर भारतीय समाज के किसान, कारीगर, जमींदार एवं पुराने रजवाड़ों के नवाब आदि वर्गों के लोग शामिल हुए, जो ब्रिटिश शासन की नीतियों से क्या थे, यहाँ असंतुष्ट थे, है ना। 1857 के विद्रोह के पूर्व अंग्रेजों की नीतियों से पुराने शासक एवं जनता त्रस्त थी। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से सहायक संधियां की थी, पर जनता उसका पालन अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करती थी। राजाओं में डलहौजी की विलय नीति के प्रति बड़ा असंतोष था। इनमें झांसी, पूना तथा अवध प्रमुख राज्य थे। इनके असंतोष के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला था, झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था ना, और गोद लिए हुए पुत्र को जो डलहौजी थे वो नहीं माना, है ना। और 1853 में झांसी राज्य पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसके दत्तक पुत्र थे नानाजी साहेब पेशवा, है ना। नानाजी को भी क्या कहते थे? गोद लिए हुए थे। कौन? पेशवा बाजीराव जी। तो उनको भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और मिलने वाली पेंशन को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तीसरा था, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को क्या कर लिया? छीन लिया गया। चौथा था, अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था से जमींदारों, भूमि स्वामियों की शक्ति समाप्त हो गई, और अंग्रेजों की नीतियों से शासक, सैनिक, जमींदार, भूस्वामी, कारीगर आदि सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए, जिससे उनमें असंतोष की भावना जो है वो क्या होने लगी थी? बलवती होने लगी। अब देखो, किसानों और दस्तकारों की बदतर हालत। आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि अंग्रेजों की विभिन्न भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों की हालत पहले से ही खराब थी। उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा था। साहूकार बड़ी कठोरता से कर्ज वसूलते थे, है ना। क्या करते थे? बहुत ही कठोरता से उसको कर्ज को वसूलते थे, और किसानों को उसके लिए अपनी जमीन जायदाद को भी बेचना पड़ा। इससे किसान जो है बेरोजगार हो गए, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों की जो विभिन्न भू राजस्व के जो नीति थे, उनके परिणाम किसानों की हालत क्या थी? पहले से ही खराब हो गई थी, है ना। और उन्हें क्या करना पड़ता था? साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा था। साहूकार क्या, बड़ी कठोरता से, है ना, कर्ज को वसूलते थे, मारते पीटते थे। किसानों को उसके लिए अपनी ज़मीन जायदाद को भी बेचना पड़ा। इससे किसान बेरोजगार हो गए, और इस प्रकार आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना जो है वो पनपने लगी। इसके अतिरिक्त कंपनी की पक्षपातपूर्ण चुंगीकर नीति के कारण भारतीय दस्तकार एवं शिल्पी भी रोजगार हो गए, और इसी उनमें भी असंतोष की भावना जो है वो क्या होने लग गई? पनपने लगी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीयों की नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में उपेक्षा। तो अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीयों की कृषि, उद्योग एवं व्यापार की अवनति हुई। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने ही देश की ऊंची एवं महत्वपूर्ण पदों, नौकरियों से वंचित रखा। भारतीयों को न्यायिक, सैनिक एवं नागरिक सेवाओं में केवल छोटे पदों पर ही रखा जाता था। भारतीय रजवाड़े नष्ट हो गए, और इससे उन पर आश्रित सैनिक, कर्मचारी, दस्तकार आदि सभी जो है वो क्या हो गए? वहाँ पे बेरोजगार हो गए थे। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का विरोध देखो, तो कंपनी शासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा, बालिका वध के विरोध में तथा विधवा विवाह के पक्ष में नए कानून बनाए, और इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का विचार भारतीय शिक्षित वर्ग ने दिया था। लेकिन इन कानूनों का समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने भारी विरोध किया, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से रूढ़िवादी चिंतित थे। रूढ़िवादी ने पुरानी परंपरावादी, ठीक है, और इन्होंने इनका विरोध किया। इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के प्रति शंका एवं अविश्वास की भावना जो वो बढ़ती गई। भारतीय सैनिकों में संतोष देखो, अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक
भारतीय किसान परिवार से आए हुए थे। कहाँ से आए थे? भारतीय किसान परिवार से आए हुए थे। इनमें बंगाल के सैनिक अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को हेय दृष्टि से देखते थे। भारत की ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1.5 से अधिक था और सेना में उन्हें अधिक ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। गोरे सैनिकों की तुलना में इनका वेतन कम था और भारतीय सैनिकों को तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना जैसे पारंपरिक कार्यों पर प्रतिबंध था। उन्हें युद्ध के लिए समुद्र पार कर अन्यत्र भेज दिया जाता था, जबकि समुद्र पार करना उन दिनों धर्म के विरुद्ध माना जाता था, है ना। समुद्र पार करना क्या क्या था? उस समय धर्म के विरुद्ध माना जाता था इसको। इससे भारतीय सेना में असंतोष छाने लगा था, है ना। और 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल एवं नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए और इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता। सैनिकों को आशंका थी कि नए कारतूसों में गाय या सूअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को क्या मिलती थी? ठेस लगती थी। फिर इसमें संतोष का दावा नल 29 मार्च 1857 की बात है, जब कलकत्ता के निकट बैरकपुर की फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी। इसी समय सेना के एक सिपाही मंगल पांडे ने नए बंदूक जिसकी कारतूस में चर्बी लगी हुई थे का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकारी ह्यूसन ने उसे इन बंदूकों व कारतूसों के प्रयोग करने का आदेश दिया, किंतु मंगल पांडे ने आदेश नहीं माना तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। तब क्रोध में आकर मंगल पांडे ने ह्यूसन पर गोली चलाई। उसने क्या किया यहाँ पे? उसने पास खड़े अन्य अंग्रेज अधिकारी पर भी गोली चला दी और देश के अन्य सैनिक छावनियों में विद्रोह जो उसने जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में हजारों लोग इन विद्रोहियों के साथ हो गए, है ना। और खबर पाकर दिल्ली छावनी के भारतीय सिपाही भी इन सैनिकों के साथ आकर मिल गए और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से नेतृत्व संभालने का उन्होंने यहाँ पे आग्रह किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से विद्रोह के लक्ष्य केंद्र से हम लोग कल पढ़ेंगे।